नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्चिंग स्टोन के अंदर रखी वस्तुओं को देखकर लक्ष्य को कृतज्ञता के साथ साथ दिल में दर्द का भी अनुभव हुआ। ये मार्चिंग स्टोन वास्तव में मिट्टी से भरा हुआ था, जिसे एक छोटे टीले के रूप में ढेर किया गया था। टीले के ऊपर एक शाखा पर एक अकेला फूल अभी भी जीवित था। फूल के ऊपर वास्तव में एक विशेष तारा क्रिस्टल था, एक दीप्तिमान तारा क्रिस्टल जो असीम चमक की शक्ति का विकिरण करता है। तारा फल के पेड़ पर पहुंचने के बाद से लक्ष्य को पहले ही दो विशेष तारा क्रिस्टल प्राप्त हो चुके थे। एक मानसिक ऊर्जा तारा क्रिस्टल था और दूसरा अंतरिक्ष तारा क्रिस्टल था। इन दो स्टार क्रिस्टल को प्राप्त करने से लक्ष्य की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी और इसने उसे दो प्रमुख परम तकनीकें हासिल करने की अनुमति भी दी थी, सोल लॉकिंग और साइकोकाइनेटिक टेलीपोर्टेशन। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे तीसरा विशेष तारा क्रिस्टल मिल सकता है। इससे पहले उसे अपने समाधि ग्रहण को पूरा करने के लिए केवल एक क्रिस्टल की कमी थी, जिससे उसे बहुत अफसोस हुआ था। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि मीना उसे इतना बड़ा उपहार देगी। मीना को निश्चित रूप से ये पता नहीं होगा कि लक्ष्य को अपनी उन्नति पूरी करने के लिए केवल एक स्टार क्रिस्टल की आवश्यकता थी। उसने ये रेडिएंट स्टार क्रिस्टल प्राप्त कर लिया था और इसे केवल एक अच्छी चीज के रूप में देखा। इसलिए उसने इसे लक्ष्य के लिए बचाकर रखने का सोचा। लक्ष्य देख सकता था कि रेडिएंट स्टार क्रिस्टल के फूल के बगल में मूल रूप से एक दूसरा फूल होना चाहिए था। ये एक ट्विन स्टार क्रिस्टल था। तारा फल के वृक्ष के भीतर ऐसी किंवदंतियां प्रचलित थी कि जब भी 10 विशेष तारा क्रिस्टल प्रकट होते थे तो एक जुड़वा तारा क्रिस्टल प्रकट होता था, जिसमें 2 विशेष तारा क्रिस्टल होते थे। हालांकि एक दूसरे समान विशेष तारा क्रिस्टल को अवशोषित करने से पहले वाले जितना लाभ नहीं मिलेगा, फिर भी इसके फायदे महत्वपूर्ण होंगे। मीना ने वास्तव में इसे उसके लिए छोड़ दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तारा क्रिस्टल तोड़ने के बाद नष्ट हो जाता था और उसे संरक्षित करना लगभग असंभव था। मीना ने वास्तव में यह तरीका निकाला था, एक मार्चिंग स्टोन को मिट्टी से भरकर, उसमें नमी डालकर और शाखा को उसके अंदर रखकर उसे लंबे समय तक संरक्षित रखना। ठीक वैसे ही जैसे स्पेस टाइम वांडरिंग का फूल, जो एक छोटे पहाड़ पर उगता था और स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक जीवित रह सकता था। बेशक ये मार्चिंग स्टोन पहाड़ की तरह लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ महीनों तक जीवित रहना कोई समस्या नहीं थी। लक्ष्य ने मुट्ठी भर मिट्टी को चुटकी भर लिया, उसकी महीन बनावट और नमी को महसूस किया और उसकी आंखों में हल्की जलन हुई। क्या मिट्टी का चयन सावधानी पूर्वक किया गया था? उन कोमल हाथों के बारे में सोचते हुए जो लगातार काली मिट्टी पर काम कर रहे थे, लक्ष्य को अपने कंधों पर भारी दबाव महसूस हुआ। कितनी नासमझ लड़की है, लक्ष्य ने धीरे से फुसफुसाया, कुछ गहरी सांसें ली और फिर तारा क्रिस्टल को तोड़ लिया। चूंकि ये मीना का उपहार है, इसलिए मुझे उसे निराश नहीं करना चाहिए। इसे आत्मसात करके मैं दीप्तिमान शक्ति प्राप्त कर सकूंगा। स्टार स्ट्राइक में रेडिएंट पावर भी एक बेहद उच्च स्तरीय क्षमता है, जिसे धीरज की लड़ाइयों का राजा कहा जाता है। इसमें न केवल बेजोड़ गति है, बल्कि ये हमलों को संघनित कर हथियारों से भी जुड़ सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अत्यंत शक्तिशाली पुनर्जीवन क्षमताएं हैं, जो न केवल घावों को भर सकती है, बल्कि कटे हुए अंगों को भी पुनर्जन्म दे सकती है। मैंने पहले भी बिजली प्राप्त की थी, लेकिन मुझमें परमाणु घटक की कमी थी और मैं कभी भी इसकी शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर पाया। यदि मैं प्रकाश की शक्ति को अवशोषित कर सकूं, तो शायद कुछ चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। ये सोचते हुए लक्ष्य ने स्टार क्रिस्टल को अपने पेट के निचले हिस्से के सामने रखा और मानसिक ऊर्जा कवच बनाए रखते हुए
अपनी मूल ऊर्जा का संचार शुरू कर दिया। लक्ष्य के दांतिन में चांदी की धारा की हल्की हल्की धाराएं प्रवाहित होने लगी। इस धारा में न केवल ब्रह्मांडीय ऊर्जा बल्कि प्रकाश की शक्ति भी समाहित थी। ये तारा क्रिस्टल स्वयं एक पूर्ण विकसित तारकीय क्रिस्टल था। जैसे ही प्रकाश की शक्ति प्रवाहित हुई, उस शक्तिशाली ऊर्जा और प्रकाश की शक्ति ने लक्ष्य के पूरे शरीर को गर्म और आरामदायक महसूस कराया। आह! इतनी शक्तिशाली प्रकाश ऊर्जा! मेरा शरीर तेजी से ठीक होने लगा है। अखिलेश के साथ पिछली लड़ाई के दौरान अखिलेश के भाले ने तरल धातु की ढाल को भेद दिया था, जिससे लक्ष्य की भुजा घायल हो गई थी। हालांकि उसकी भुजा पर एक हल्की सफेद रोशनी चमकी और कुछ ही समय में वो गंभीर घाव वास्तव में भर गया। सचमुच चमत्कारिक। घाव पहले ही भर गया है। मैंने अभी तक इस तेज को पूरी तरह से हासिल भी नहीं किया है और इसने मेरे घाव को ठीक कर दिया है। इसके अलावा मेरी मानसिक ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा भी तेजी से ठीक हो रही है। धीरज की लड़ाई के राजा का खिताब वाकई अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप है। दीप्तिमान शक्ति के साथ मेरी वास्तविक युद्ध क्षमता में निश्चित रूप से काफी वृद्धि होगी। कम से कम अब मैं समूह युद्धों के दौरान आसानी से नहीं थकूंगा। जैसे जैसे चमक वापस आई, लक्ष्य की मूल ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे पूर्ण अवस्था में लौट आई और उसने ये भी महसूस किया कि उसकी मूल ऊर्जा संतृप्ति के करीब पहुंच रही है। क्या मैं सफलता के शिखर पर पहुंचने वाला हूं? नहीं, मैं तुरंत सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये तेजस्वी तारा क्रिस्टल वास्तव में एक अनमोल खजाना है। मुझे पहले इसकी शक्ति पर महारत हासिल करनी होगी। वैसे भी अभी मुझे मीना की सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं शांति से साधना कर सकता हूं। जहां तक बाहर अखिलेश की बात है, उसे इंतजार करने दो। ये सोचते हुए लक्ष्य की मूल ऊर्जा ने जानबूझकर दीप्तिमान शक्ति को उसके दांतियान में निर्देशित करना शुरू कर दिया। लेकिन इस प्रकाशमान शक्ति पर महारत हासिल करना इतना आसान नहीं था। ये मंद थी। तारा क्रिस्टल से ऊर्जा के साथ दांत्य में प्रवेश कर रही थी, लेकिन लक्ष्य ने इसे नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश की, प्रकाश प्रकाश ही बना रहा और उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। लक्ष्य की मानसिक शक्ति ने प्रयास किया, लेकिन वो बस गुजर गई। प्रकाश में एक छाया के अलावा कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। इस तरह बार बार असफल होने के बाद लक्ष्य ने आखिरकार अपना मन शांत किया। नहीं, ये सही नहीं है। प्रकाश के अणु विकिरणशील ऊष्मीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक मार्शल आर्टिस्ट इसका उपयोग करता है, तो ये एक शक्तिशाली उपचार शक्ति बन जाती है। अणुओं की शक्ति में महारत हासिल करने के बाद व्यक्ति चोटों से निष्क्रिय रूप से ठीक नहीं होता, बल्कि सक्रिय रूप से ठीक हो सकता है। उदाहरण के लिए, मेरे छोटे से घाव के साथ केवल एक विचार से प्रकाश प्रवाहित होता है और ये पहले की तरह ठीक हो जाता है, बिना किसी निशान के। यही विकिरणशील शक्ति का सच्चा प्रकटीकरण है। रेडियंस में आवेशित कण प्रकाश के विकिरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो युद्ध में बहुत सहायक होता है। ये विकिरण प्रकाशमान पिंड है और शक्ति का प्रकटीकरण भी है। परमाणु या अणु में महारत हासिल करना फिलहाल मेरे लिए संभव नहीं है। सबसे पहले मुझे अपने भीतर मौजूद आवेशित कणों में महारत हासिल करनी होगी, और कणों पर महारत हासिल करने में मुझे एक फायदा है। मेरे पास पहले से ही बिजली के आयन और फोटॉन मौजूद है। अगर मैं इनका सही इस्तेमाल करूं, तो शायद मैं आवेशित कणों के साथ अनुनाद उत्पन्न कर सकूं। ये सोचते हुए लक्ष्य ने आखिरकार अपने विचारों को स्पष्ट कर लिया, लेकिन इसे सरल समझना उतना आसान नहीं था। बिजली के परमाणु और फोटॉन विकिरण के भीतर प्रवाहित हुए, लेकिन आवेशित कणों के साथ किसी भी प्रकार का अनुनाद उत्पन्न नहीं कर सके। क्यों? लक्ष्य ने एक बार फिर उसके मन को शांत किया। उसके विचार उसके दिमाग में रिसने लगे। हाँ, प्रकाश शांत और गर्म होता है। इन तीनों तत्वों, परमाणु, अणुओं और कणों पर महारत हासिल करने के लिए मुझे पहले इन्हें देखना होगा।
बेचैनी की अवस्था में मैं इन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। लक्ष्य की आत्मा अत्यंत दृढ़ थी। अपनी शक्तिशाली आत्मिक इच्छा शक्ति के बल पर वो अधिकांश परिस्थितियों में खुद को शांत करने में सक्षम था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली, सभी स्वार्थी विचारों और विकर्षणों को त्याग दिया, बाहरी दुनिया की हर चीज को भूल गया। ये भूल गया कि अखिलेश अभी भी बाहर शेर की तरह देख रहा है। ये भूल गया कि उसे तारा फल के पेड़ को छोड़ना है। हर किसी को भूल गया और यहां तक कि खुद को भी भूल गया। केवल उसके विचारों का प्रवाह था और उसकी मानसिक ऊर्जा लगातार कवच को सहारा दे रही थी। कुछ समय बाद लक्ष्य एक अचेतन अवस्था में प्रवेश कर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि भले ही उसकी आंखें स्पष्ट रूप से बंद थी, फिर भी वो सब कुछ पूरी तरह से देख पा रहा था। मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। अपने दंतियन के भीतर उसने प्रकाश की धुंधली लकीरों को धीरे धीरे स्पष्ट होते और फिर धुंधली होते और फिर स्पष्ट होते हुए देखा, जब तक कि अंततः वो उसकी दृष्टि में स्थिर नहीं हो गई। एक प्रकार का छोटा सफेद बिंदु जो प्रकाश का मूल घटक है, परमाणु। एक प्रकार का गर्म और बहुत बड़ा चमकीला धब्बा, वही अणु था। और ऊपर के वे थोड़े छोटे कण जो विद्युत धारा की हल्की हल्की धाराओं से ढके हुए थे, वे आवेशित कण थे। ये कण है, ये आवेशित कण है। आखिरकार मुझे ये दिख गए। अपनी मानसिक ऊर्जा से प्रेरित होकर लक्ष्य के शरीर में मौजूद बिजली के आयन धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए और धीरे से एक आवेशित कण को स्पर्श किया। बिजली और बिजली के संपर्क से आवेशित कण थोड़ा सा हट गया, मानो झिझक रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो वो सोच रहा हो कि बिजली से ढकी ये चीज कहां से आई। ये जानी पहचानी होते हुए भी इतनी अजीब क्यों लग रही थी। बिजली का आयन फिर से पास आया और उसे एक बार फिर छू लिया। इस बार आवेशित कण ने अपना रास्ता नहीं बदला। उसमें निहित विद्युत आयन के निकट संबंधी थी, इसलिए उसने आयन के स्पर्श को अस्वीकार नहीं किया। यह दृश्य देखकर लक्ष्य मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने इस कण के पास अधिक बिजली के आयनों को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। 1, 2, 3 अनगिनत आयन कण के चारों ओर जमा हो गए और धीरे धीरे घूमने लगे। यद्यपि वे सजीव वस्तुएं नहीं थी, फिर भी परमाणु और अणु में सहज प्रवृत्ति होती थी। ठीक उसी तरह जैसे पानी के अणु आग के संपर्क में आने पर सहज रूप से उसका विरोध करते हैं। भले ही धुएं में विलीन होने का परिणाम अपरिवर्तित रहे, कई आयनों से घिरे होने के कारण इस कण को नुकसान पहुंचने की कोई संभावना महसूस नहीं हुई और ये धीरे धीरे आयनों में विलीन हो गया। आयन और कण दोनों ही गति के प्रकटीकरण थे। लक्ष्य का दंत्यन तुरंत उनके लिए बेतहाशा दौड़ने का खेल का मैदान बन गया। वे डांटेन के भीतर इतनी तेज गति से चक्कर लगा रहे थे जिसे नंगी आंखों से देखना असंभव था। एक सेकंड में दसियों हजार चक्कर लगा रहे थे। केवल सुनहरी रोशनी की घनी रेखाएं ही दिखाई दे रही थी। वहां लगभग कण के आयनों में पूरी तरह विलीन हो जाने पर उसकी खुशी को महसूस करते हुए लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा उसके करीब आने लगी। परिणाम सुखद आश्चर्य था। कण ने लक्ष्य की मानसिक ऊर्जा को बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया। ये लगभग आयनों द्वारा आत्मसात हो गया और आसानी से लक्ष्य को स्वीकार कर लिया। आहा, हो गया। आयन और कण प्रतिध्वनित हो रहे हैं। वे सभी मेरी मानसिक ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने नन्हे साथियों को इधर आने दो, यहां आओ। पलक झपकते ही प्रकाश की रेखाएं खिंच उठीं। कणों द्वारा संचालित होकर अनगिनत तेजस्वी शक्तियां अचानक लक्ष्य के दांतियान में प्रकट हुई। संघनित होती, संकुचित होती, बेरोकटोक और उग्र, वे पल भर में अंधकारमय तारे में एकत्रित हुई और फिर से फूट पड़ी, जिससे अंधकारमय तारा नवजात सूर्य जैसा दिखने लगा। लक्ष्य को इतनी जल्दी सफलता की उम्मीद नहीं थी। ये उसके शरीर में मौजूद बिजली की शक्ति के कारण संभव हुआ। प्रकाश और बिजली मूलतः दो अपेक्षाकृत समान तात्विक शक्तियां हैं।
अंतर केवल इतना है कि बिजली हिंसक होती है, जबकि प्रकाश शांत होता है। दोनों शक्तियां उसके दांतियान के भीतर घूमती रहती थी, जिससे लक्ष्य का दांतियान नियॉन लाइटों से भरे कमरे जैसा लगता था। कभी साफ आसमान की तरह चमकता था, तो कभी रात की तरह अंधेरा और भयावह। ये हो चुका है। लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली, धीरे से एक हाथ उठाया और उसकी हथेली में प्रकाश और बिजली की शक्तियां तेजी से एक साथ आने लगी। ये ऊर्जा का एक गोला था, प्रकाश और बिजली का मिला-जुला गोला। अपनी दांतियन ची से प्रेरित होकर लक्ष्य ने उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। प्रकाश और धारा को डार्क स्टार के भीतर समाहित किया जा सकता था। जब तक लक्ष्य का डार्क स्टार मौजूद था, तब तक ये चक्र अनंत काल तक चलता रहता। जब तक इन्हें पूरी तरह से एक साथ मुक्त नहीं किया जाता, तब तक ये हमेशा के लिए विद्यमान रहेंगे। पहले तो ये एक हल्की धारा थी, फिर धारा चमकने लगी। चकाचौंध भरी रोशनी ने ढाल के अंदरूनी हिस्से को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया, और बीच बीच में चटकने वाली धाराएं सभी दिशाओं में निकलने लगी। वाह, कितनी शक्तिशाली प्रकाश और विद्युत ऊर्जा है! इस शक्ति के साथ इसे छोड़ने से निश्चित रूप से अत्यधिक बल उत्पन्न होगा। मैं इसे हथियारों से भी जोड़ सकता हूं, जिससे उनकी गुणवत्ता एक अलग स्तर तक बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास अभी भी मेरा चमकीला चांदी का भाला होता, तो मैं उसका इस्तेमाल अखिलेश के तारा श्रेणी के भाले का मुकाबला करने के लिए भी कर सकता था। हथियार के बिना भी ये ऊर्जा क्षेत्र निश्चित रूप से एक बड़ा हत्यारा है। प्रकाश विकिरण और विद्युत प्रभाव, शांतिपूर्ण शक्ति और उग्र शक्ति का एक साथ निकलना बम जैसा प्रभाव पैदा करेगा। लक्ष्य के हाथ में ऊर्जा का गोला घूम रहा था। उसकी चकाचौंध भरी शक्ति के कारण उसे सीधे देखना असंभव था। फिर भी उसका लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से ही उसका एक हिस्सा था। मीना, धन्यवाद। ये अब तक का सबसे बेहतरीन उपहार है जो तुमने मुझे दिया है। अब मुझे युद्ध के देवता तक पहुंचने दो। मुट्ठी कसते ही प्रकाश और बिजली की शक्ति तुरंत लक्ष्य के शरीर में समा गई। उनकी दांतियान ची पूर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। प्रकाश और बिजली वापस आने के बाद उनकी दांतियान ची थोड़ी थोड़ी घूमने भी लगी, जो आसन्न विस्तार का संकेत था। युद्ध के देवता के स्तर पर दांतियान का विस्तार और भी अधिक हो जाता है, और आंतरिक ऊर्जा शरीर के किसी भी हिस्से से प्रवाहित होकर शक्तिशाली बल के साथ विस्फोट कर सकती है। इसे ही रूपांतरित ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। मैंने अब दांतियान ची की 10 गुना संपीड़न क्षमता प्राप्त कर ली है। मेरे शरीर में संचित शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई है। मेरा मानना है कि इस सफलता से निस्संदेह मेरे दांतियान का काफी विस्तार होगा। अखिलेश ने ब्रेक थ्रू के बाद 2 सितारा युद्ध देवता का दर्जा हासिल कर लिया। मुझे विश्वास है कि ब्रेक थ्रू के बाद मैं उससे निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली होऊंगा, कमजोर नहीं। शायद मैं 3 सितारा युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच जाऊं। अखिलेश, मुझे उम्मीद है कि जब मैं बाहर आऊं तब तक तुम स्टार फ्रूट के पेड़ से दूर नहीं जाओगे। आकाश में अखिलेश ने लक्ष्य के स्थान को खाली निगाहों से देखा, जो अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। एक दिन और एक रात बीत चुकी थी। पहले तो चांदनी थी, लेकिन अब हवा तेज हो गई थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। अब बारिश होने में ज्यादा देर नहीं थी। लक्ष्य के साथ क्या हो रहा है? वो उन संक्षारक पत्तों में लिपटा हुआ इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है? लेकिन अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि वहां क्या हो रहा है, तो मैं निगरानी कैसे कर सकता हूं? ये सोचते ही अखिलेश ने अचानक नीचे खड़े लोगों से चिल्लाकर पूछा, क्या तुम अभी भी वहीं हो? जी हां, प्रभु, हम सब यहां हैं। कुछ मानसिक शक्तियां रखने वाले लोग आते हैं, मशाले जलाते हैं और फिर यहां चारों ओर उड़ने लगते हैं। मैं लक्ष्य की हर हरकत पर नजर रखना चाहता हूं। लेकिन आधिपत्यकार, बारिश होने वाली है। बकवास करना बंद करो। यह निश्चित नहीं है कि बारिश होगी या नहीं। बस जब मैं कहूं तभी आ जाना।
अखिलेश अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो डाल से नीचे कूद गया और भीड़ के बीच जाकर उन्हें मशाले जलाने के लिए प्रेरित करने लगा। स्टार फ्रूट के पेड़ में लकड़ी की कोई कमी नहीं थी और जल्द ही एक एक करके मशाले जलाई जाने लगी। अखिलेश के आदेश का पालन करते हुए कई मानसिक शक्तियों वाले लोग अपने कवच पर पैर रखते हुए ऊपर चढ़ने लगे और लक्ष्य के आसपास के क्षेत्र को घेरने लगे। जब एक शक्ति समाप्त हो जाती तो दूसरी तुरंत कार्यभार संभाल लेती, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता कि अधिपति को लक्ष्य की हर गतिविधि पर नजर रहे। अखिलेश कुछ देर तक देखता रहा और उसके बगल में खड़े एक योद्धा ने जमीन से कागज का एक टुकड़ा उठाया। ये क्या है? अखिलेश ने उस पर एक नजर डाली और कहा, धिक्कार है, ये वही ऋण पत्र हैं जो मैंने उन मूर्खों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखे थे। वायु सिटी में एक ऋण पत्र के बदले 500 मिलियन नकद मिल सकते हैं। जल्दी करो और मेरे लिए ये सब इकट्ठा करो। एक भी गायब नहीं होना चाहिए। वे सब मूर्ख मर चुके हैं, इसलिए ये पैसा बच गया। जी हाँ स्वामी जी, हम अभी उन्हें ढूंढने जाएंगे। ये सभी योद्धा मशाले जलाने लगे और फिर अपने ऋण के वादे आईओयू इकट्ठा करने लगे। याद रखना, कोई निजी गबन नहीं। मैं जल्द ही स्टार फ्रूट ट्री छोड़ रहा हूं। अगर किसी ने वायु से पैसे वसूलने के लिए मेरा वादा तोड़ने की हिम्मत की तो पैसे मिलने के बाद मैं उसका सिर धड़ से अलग करने का मौका ढूंढ लूंगा। मेरी बातों पर शक मत करना, मैं ऐसा जरूर करूंगा। बेशक ये योद्धा निजी तौर पर गबन करने की हिम्मत नहीं करते थे। अधिपति की क्रूरता जगजाहिर थी। भला कौन उसकी दौलत लेने की हिम्मत करेगा और मौत को गले नहीं लगाएगा? स्वर्गीय द्वार के सामने चारों ओर लक्ष्य द्वारा मारे गए लोगों के शव पड़े थे। ये योद्धा खून की दुर्गंध को सहन करते हुए आगे बढ़े और खोजबीन शुरू की। अखिलेश ने कुल मिलाकर लगभग 250 उधार दिए थे। 10 से अधिक लोग भाग गए थे और ये उधार थोड़े समय में वापस नहीं मिल सकते थे। अखिलेश को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। बस ये 200 से ज्यादा उधार मिल जाए, बाकी तो कुछ भी नहीं। 1 या 2, 10 या 20, अधिकांश ऋण पत्र इन्हीं योद्धाओं द्वारा ले जाए गए थे। आधे घंटे से भी कम समय में पूरे 200 ऋण पत्र बरामद कर लिए गए। इस समय तक आधी रात बीत चुकी थी और अखिलेश के युद्ध देवता के स्तर तक पहुंचने के बाद से 1 दिन और 1 रात से अधिक का समय बीत चुका था। अखिलेश को अपने सीने में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी दांतियन ची और मानसिक शक्ति स्टार फ्रूट वृक्ष के भीतर मौजूद ऊर्जा से और भी अधिक प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगी थी। नहीं, मैं यहां ज्यादा से ज्यादा आधे दिन ही रुक सकता हूं। उसके बाद मुझे जाना होगा। अगर मैं इससे ज्यादा देर रुका तो यहीं मर जाऊंगा। क्या तुम लोग थोड़ा और तेज चल सकते हो? अखिलेश दहाड़ा। अंततः योद्धाओं को और कोई आईओयू, कर्ज की रसीद नहीं मिली और उन्होंने वे सभी अखिलेश को सौंप दिए। महामहिम, हमें कुल मिलाकर इतने मिले, लगभग 210 या कुछ और, मुझे याद नहीं है। बेवकूफ, तुम तो गिनती भी नहीं कर सकते। मुझे दे दो। अखिलेश ने उधार के नोट लिए और उन्हें एक एक करके गिनना शुरू कर दिया। वो ताराफल के पेड़ से निकलने ही वाला था और उसका मूड आमतौर पर अच्छा था। हालांकि लक्ष्य बाहर नहीं आई थी। अखिलेश का अनुमान था कि लक्ष्य मर चुकी होगी। कोई भी इतने लंबे समय तक अंदर जीवित नहीं रह सकता। जहां तक पत्तियों के न खुलने की बात है, इसके कुछ और कारण हो सकते हैं। आसपास के योद्धा मशाले लिए हुए थे और अखिलेश की चापलूसी कर रहे थे। महाराज, मुझे लगता है लक्ष्य मर गया होगा। मुझे याद है आपने उसे घायल भी किया था। बिल्कुल सही, घायल होकर अंदर जाना। अगर वो नहीं मरा तो वो भगवान नहीं बनेगा, है ना? अब तक तो वो मवाद में बदल गया होगा। हां, बिल्कुल सही। लक्ष्य सचमुच दयनीय है। उसकी प्रेमिका को अधिपति ने 2 साल तक कैद में रखा और उसने तो पादने की भी हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर आने की कोशिश की, लेकिन पत्तों के नीचे दबकर मर गया। हाँ, उसकी दुखद कहानी को तो खून
और आंसुओं के इतिहास में लिखा जा सकता है। प्रभु, भविष्य में जब भी हम बाहर जाएंगे, हम आपकी देखरेख पर ही निर्भर रहेंगे। आपकी दिव्य शक्ति अब पूर्ण हो चुकी है। आप निश्चित रूप से विभिन्न प्राचीन देवता खंडहरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और हुआशिया में सर्वोपरि व्यक्ति बन जाएंगे। मुझे लगता है कि संतनी ने बस एक अस्थायी गलती की है। देर सवेर वो फिर से अधिपति की ही हो जाएगी। इसे थोड़े समय के अलगाव के बाद पुनर्मिलन की तरह समझो, जैसे कोई नया विवाह हो। चापलूसी की बौछार सुनकर अखिलेश का मूड आखिरकार ठीक हो गया। वो दिल खोलकर हंसा। तुम लोग वही कहते हो जो मुझे सुनना अच्छा लगता है, लेकिन सच कहूं तो मैं अब लक्ष्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। उसकी मौत उसके लिए एक आसान रास्ता है, वरना मैं उसे मौत से भी बदतर जिंदगी का स्वाद चखाता। उसे यही दफना दिया जाए, जहां वो ताजी हवा और चमकते चांद को देखता रहे। यही उसका प्रायश्चित समझो। ओवरलॉर्ड का दिल वाकई बहुत बड़ा है। अगर मैं होता तो लक्ष्य की हड्डियों के एक एक टुकड़े को निकालकर कुत्तों को खिला देता। बिल्कुल सही। तुम्हारी तुच्छ सोच की तुलना अधिपति की सोच से कैसे की जा सकती है? तुम बहुत पीछे हो। मुझे पता है कि मैं तुलना नहीं कर सकता, लेकिन यहां कोई भी तुलना नहीं कर सकता, है ना? हाँ, क्या यह स्पष्ट नहीं है? हम सब मिलकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। जब योद्धा आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक उनमें से एक ने कहा, देखो, आकाश उज्जवल होता दिख रहा है, अधिपति जा रहा है और स्वर्ग भी सहयोग कर रहा है। अखिलेश अभी भी उधार की गिनती कर रहा था जब उसने ये सुना। उसने ऊपर देखा और सचमुच आकाश उज्जवल होता हुआ प्रतीत हुआ। नहीं, ये आकाश का प्रकाश नहीं है। अखिलेश को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि चारों ओर काले बादल छाए हुए थे और बारिश होने वाली थी। इतनी तेज रोशनी कैसे हो सकती है? प्रकाश इतना चकाचौंध भरा था कि एक ही बिंदु पर टिमटिमा रहा था और धीरे धीरे और भी तेज होता जा रहा था, जिसके भीतर बिजली की चिंगारियां उछल रही थी। ऊपर क्या चल रहा है? अखिलेश को एक बुरी आशंका हुई, क्योंकि प्रकाश का स्रोत ठीक उसी जगह था जहां लक्ष्य फंसी हुई थी। ऊपर बैठे मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति ने अचानक चिल्लाकर कहा, प्रभु, लक्ष्य को ढकने वाले पत्ते प्रकाश से टूट गए हैं। आह! दरार! आकाश में अचानक बिजली कड़की, जिससे तारा फल का पेड़ हिल गया। बिजली गिरी और उसकी चिंगारी से चारों ओर दिन के उजाले की तरह रोशनी फैल गई। बिजली की चमक में लोगों ने साफ देखा कि लक्ष्य को घेरे हुए पत्तों का गुच्छा अचानक तेज रोशनी छोड़ने लगा। बिजली तो गायब हो गई, लेकिन आसपास का वातावरण और भी अधिक रोशन हो गया। प्रकाश, विद्युत चिंगारियां, प्रकाश, विद्युत चिंगारियां। ये संयोजन एक फिरकी की तरह घूमता रहा और फिर एक और विस्फोट के साथ वे संक्षारक पत्ते फट गए। सूरज निकल आया। हालांकि ये असली सूरज नहीं था, लेकिन ये सूरज जैसा था, बिजली और चमक से बना सूरज। आहा! रात के आकाश में एक आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें चमकते सुनहरे दियों की तरह प्रकाश और बिजली बिखेर रही थी। उसने चारों ओर देखा, फिर अचानक उसकी निगाह अखिलेश पर पड़ी, जिससे अखिलेश अनजाने में कांप उठी। धिक्कार है, ये लक्ष्य है, वो अभी भी जीवित है। योद्धाओं में तुरंत अफरातफरी मच गई। कई लोग ऐसे चिल्लाने और चीखने लगे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। संक्षारक पत्तों से निकलने वाला ये पहला व्यक्ति था। लक्ष्य ने उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे मानसिक शक्तियों वाले लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बजाय उसने अखिलेश को इशारा किया, तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बल ने अपना प्रभाव डाला। अखिलेश को प्रतिक्रिया करने या उन्हें फाड़ने की कोशिश करने का भी समय नहीं मिला। उसके हाथ में मौजूद ऋणों का मोटा गट्ठा लक्ष्य ने हवा में ही झपट्टा मारकर छीन लिया। लक्ष्य ने अखिलेश के हाथ से टिकटों का बंडल छीन लिया और जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। हे,
क्या आप लोगों की वफादारी खरीदने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल नहीं करते? छी छी, कितनी उदारता दिखाई है। प्रति व्यक्ति 500 मिलियन नकद। शायद आपने कभी ये पैसा देने का इरादा नहीं किया होगा, है ना? ये कहते हुए लक्ष्य ने कागजों को खड़खड़ाते हुए कहा, इनमें से कम 200 तो होंगे ही, है ना? हाँ हाँ, 100 अरब। क्या आपको लगता है कि मुझे इन्हें राजधानी में वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी में ले जाकर भुना लेना चाहिए? ये उत्परिवर्ती जानवरों को मारने से कहीं अधिक लाभदायक है। अखिलेश की आंखें लाल हो गई। उसकी दांतियांची पहले से ही अस्त व्यस्त थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति ताराफल वृक्ष द्वारा प्रतिकर्षित की जा रही थी। उसने लक्ष्य के जीवित होने की उम्मीद नहीं की थी। अगर वो जीवित भी होता तो उसे उसके हाथ से ऋण पत्रों का गट्ठा नहीं छीनना चाहिए था। जैसा कि लक्ष्य ने कहा था, उसका उन ऋणों को चुकाने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो उन्हें वापस लेना चाहता था। लेकिन अब जब वे लक्ष्य के हाथ में थे, तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। मेरे लिए वो चीजें वापस लाओ। अखिलेश ने हवा में मौजूद मानसिक शक्तियों पर दहाड़ लगाई, साथ ही अपनी ढाल पर कदम रखते हुए लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ा। अगर वो लक्ष्य को एक बार हरा सकता था, तो वो उसे दूसरी बार भी हरा सकता था। भले ही लक्ष्य अब एक सरदार बन गया हो, वो डरता नहीं था। अखिलेश और 4-5 मानसिक शक्तियां आगे बढ़ी। लक्ष्य ने अचानक अपने हाथ में मौजूद ऋण पत्रों का बंडल फेंक दिया। इन्हें ले लो। लक्ष्य को वचन पत्र छोड़ते देख अखिलेश और अन्य मानसिक शक्तियों वाले लोगों की आगे बढ़ने की गति तुरंत रुक गई। वे वचन पत्र पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनका शरीर स्थिर नहीं था और वे लड़खड़ा गए, लगभग हवा से गिरने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही वे आईओयू लक्ष्य के हाथ से निकले, वे चमत्कारिक रूप से वापस उसके पास आ गए और तुरंत उसकी स्पेशल रिंग में डाल दिए गए। हे बेवकूफों, 100 अरब से भी ज्यादा। उन्हें वापस पाने के बारे में सोचना भी मत। बस मर जाओ। अगले ही पल लक्ष्य का शरीर अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और अचानक एक मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति के सामने प्रकट हुआ और उसने बिजली की गति से एक मुक्का मारा। उस एक ही मुक्के से फोटोनिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उस मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे किसी फ्लैशबैंग से झटका लगा हो, जिससे हवा में प्रकाश और बिजली की लकीरें फैल गई। करंट और प्रकाश विकिरण ने एक साथ उसके शरीर को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे उसके आंतरिक अंग बिजली के झटके से जलकर कोयले के ढेर में बदल गए। वो चीखता हुआ जमीन पर जोर से गिरा। उसके उतरने से पहले ही लक्ष्य अगले मानसिक रोगी के सामने प्रकट हुआ। एक और मुक्का मारा और दूसरे को ढेर कर दिया। उसके पीछे खड़े एक तांत्रिक ने एक लंबी तलवार उठाई और आगे की ओर वार किया, लेकिन वो हवा में ही जा टकराई। तभी लक्ष्य उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी तरल धातु एक सुनहरी लंबी तलवार में बदल गई, जिसने असंख्य चमकदार रोशनी के बीच उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। 3 मानसिक शक्तियों वाले लोगों से 2 सेकंड में निपटा गया। बाकी बचे 2 लोगों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और बिना कुछ कहे तुरंत भागने लगे। लक्ष्य, अपनी मौत का सामना करो। अखिलेश ने लाल रंग का लंबा भाला पकड़ रखा था और वो दहाड़ते हुए लक्ष्य की ओर दौड़ा। लक्ष्य ने झट से गुर्राया और पलक झपकते ही अखिलेश के सामने प्रकट हो गया। उसके हाथों में मौजूद पिघली हुई धातु 2 छोटी तलवारों में बदल गई और सीधे अखिलेश के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधा, जबकि अखिलेश के लंबे भाले को पूरी तरह से चलाने का मौका भी नहीं मिला था। लंबे हथियारों में स्वाभाविक रूप से ये कमजोरी होती है। लड़ाई जितनी करीब होती है, वे उतने ही निष्क्रिय हो जाते हैं। लक्ष्य की 2 छोटी तलवारें बिजली की गति से चल रही थी। अखिलेश का लंबा भाला अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था और वो अनाड़ीपन से बचाव कर रहा था, ये महसूस करते हुए कि लक्ष्य की गति और ताकत पहले ही उससे कहीं अधिक थी। ये याद रखना महत्वपूर्ण था कि पहले लक्ष्य उससे कमतर था, लेकिन अब स्थिति उलट गई थी। इससे अखिलेश बेहद नाराज था,
लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी लक्ष्य उसे दबा रहा था। सौभाग्य से उसके शरीर पर अभी भी उच्च श्रेणी का कवच था, इसलिए लक्ष्य की छोटी तलवारें उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हालांकि लक्ष्य की फुर्तीली गति और ऊपर नीचे होने की वजह से कवच से उसका सिर और गर्दन सुरक्षित नहीं थे। स्विश स्विश स्विश, तेज धार वाली रोशनी की निरंतर चमक के बीच अखिलेश के बालों की एक लट कट गई और लक्ष्य ने लगभग उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था। लक्ष्य, तुम्हारे हिंसक हमलों से बहुत सारी दांतियान ऊर्जा खर्च हो रही है। मेरे पास उच्च श्रेणी का कवच है जो मेरी रक्षा कर रहा है। देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। जब तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी तब मुझे पलटवार करने का मौका मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। लक्ष्य ने अचानक फोटोनिक ऊर्जा का एक गोला फेंका जो जोरदार तरीके से अखिलेश की छाती से टकराया। विस्फोट की लहर ने अखिलेश को पीछे की ओर धकेल दिया। उसका शरीर सीधे आसमान में जा गिरा। इससे पहले कि वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच पाता, लक्ष्य अचानक उसके पीछे प्रकट हुई और उसकी पीठ पर जोरदार लात मारी। धमाका! अखिलेश को आसमान से तोप के गोले की तरह नीचे फेंक दिया गया। उसका शरीर सीधे जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरे पेड़ चकनाचूर होकर वी आकार का गड्ढा बन गए थे। टक्कर के बाद अखिलेश उछल पड़ा और उसके मुंह से ताजा खून की एक धार निकली। ये असंभव है। मैं भी एक सरदार हूं और वो अभी अभी आगे बढ़ा है। हमारे बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? अखिलेश ने हवा में उड़ते लक्ष्य को अविश्वास से देखा। वो इस वास्तविकता को मानने से पूरी तरह इनकार कर रहा था। हालांकि उसके पास उच्च कोटि का कवच था, फिर भी प्रहार की शक्ति को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता था। उसे लगा कि उसके हृदय में उमड़ रहा क्रोध अब और दबाया नहीं जा सकता, मानो वो लक्ष्य का मांस कच्चा ही खा जाए। उसने अपना हाथ जमीन पर पटका और उसका शरीर एक बार फिर आकाश में उछल गया। उसका लंबा भाला तेजी से घुमा और उस पर लाल रंग की ज्वाला भड़क उठी। लक्ष्य, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने कल ही अपना ट्रू सन फायर क्रिस्टल अवशोषित किया था। आज तुम इसकी पहली बलि बनोगी। कुएं में बैठा मेंढक, आग की शक्ति अकेले सूर्य का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकती है? लक्ष्य ने ऊपर से नीचे देखा। अचानक एक हाथ बढ़ाया और एक चकाचौंध भरी रोशनी का गोला फूट पड़ा, जिससे लोगों की आंखें चौंधिया गई। वूश! अखिलेश लक्ष्य की प्रतिभा से चकित रह गया और उसकी ट्रू सन फायर लक्ष्य से चूक गई। वास्तव में लक्ष्य को बिना एक बाल भी नुकसान पहुंचाए छूते हुए निकल गई। अगले ही पल लक्ष्य उसके सामने था। उसकी पिघली हुई धातु एक लंबी तलवार में बदल गई, जिसने वार किया। अप्रत्याशित रूप से अखिलेश भी काफी मजबूत था। उसने वास्तव में अपने भाले को पकड़े हुए एक हाथ से लक्ष्य की लंबी तलवार को रोक दिया। एक हाथ की ताकत स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त थी और जैसे ही लंबी तलवार नीचे आई, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, जिससे लंबी तलवार उसके उच्च श्रेणी के कवच पर जा लगी। क्लैंग! उसका कंधा झुक गया। लक्ष्य के हमले का इस तरह सीधा सामना करने से उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अचानक ही उसके एक हाथ ने लक्ष्य की कलाई पकड़ ली। अब देखते हैं तुम कैसे टेलीपोर्ट करते हो। मेरे लिए राख बन जाओ। लंबा भाला उसके अंतरिक्षीय घेरे में समा गया। उसने एक हाथ खोला और आग का एक बड़ा गोला उसकी हथेली में समा गया और तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ा। लक्ष्य ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उसने अपने खाली हाथ से अखिलेश की कलाई को जकड़ लिया, जबकि उसके दूसरे हाथ से फोटोनिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसकी हथेली में एक ऊर्जा का गोला प्रकट हुआ, जो सीधे अखिलेश की ज्वालाओं से टकरा गया। ये गति, शक्ति, दांत्यांची, मानसिक शक्ति और शुद्ध ऊर्जा शरीरों की एक व्यापक प्रतियोगिता थी। कच्ची शक्ति की एक सच्ची परीक्षा, जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता था। हवा में फोटोनिक ज्वालाओं की विस्फोटक ऊर्जा हर जगह फैल गई और ऊर्जा पिंडों में एक क्षणिक गतिरोध उत्पन्न हो गया। बिखरा हुआ प्रकाश
अनियंत्रित बिजली और भयंकर ज्वालाएं लगातार फटते बमों की तरह थी, जिससे ताराफल के पेड़ का भीतरी भाग दिन के उजाले की तरह रोशन हो गया। लगभग 3 सेकंड तक गतिरोध बना रहा। फिर अंततः लक्ष्य की फोटोनिक शक्ति ने अखिलेश की ज्वालाओं को पराजित कर दिया। एक ही हाथ से उसने जोरदार प्रहार करते हुए अखिलेश के कंधे पर प्रहार किया। उसके कंधे पर प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। अखिलेश चीखते हुए घूम गया और गिरने लगा, लेकिन स्टारग्रेड कवच के कारण उसे इतनी चोट नहीं लगी कि वो मर जाए। गिरते हुए उसने खुद को संभालने की कोशिश की और अपने कवच पर मजबूती से पैर रखने का प्रयास किया। स्विश! लक्ष्य की आकृति उसके सामने प्रकट हुई और उसने सीधा मुक्का मारा, जो उसके सिर के ऊपरी हिस्से की ओर लगा। अखिलेश ने सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया और उसे दोनों हाथों से ढक लिया। अप्रत्याशित रूप से लक्ष्य ने अचानक अपनी हथेली नीचे की ओर बढ़ाई और उसके केंद्र से प्रकाश की शक्ति फूट पड़ी, जिससे अखिलेश की आंखें चौंधिया गई, जिसने सहज रूप से बचने के लिए ऊपर देखा। इससे एक अवसर मिल गया और लक्ष्य, जो इस क्षण का इंतजार कर रहा था, ने एक जोरदार मुक्का मारा, जो सीधे अखिलेश की असुरक्षित आंख के सॉकेट पर लगा। टकराना! अखिलेश के चेहरे से खून की बौछार आसमान की ओर उछली। लक्ष्य के मुक्के से उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी और उसकी एक आंख की रोशनी तुरंत चली गई। आह! मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। लक्ष्य ने अपने होंठ सिकोड़े और एक भूत की तरह फिर से करीब आकर एक और मुक्का मारा। अखिलेश ने बचने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य ने वही चाल चली। अखिलेश लक्ष्य की हथेली से निकलने वाली चकाचौंध भरी रोशनी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया और एक बार फिर लक्ष्य के मुक्के से बुरी तरह घायल हो गया। उसका सिर चकरा रहा था और इससे पहले कि वो संभल पाता, लक्ष्य ने उसके पेट के निचले हिस्से पर एक और जोरदार लात मार दी। अखिलेश अपना संतुलन बनाए रखने में असमर्थ रहा और एक बार फिर बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसने खून के बड़े बड़े घूंट खांसे। उसका शरीर लगभग जमीन में धंसा हुआ था, लेकिन लड़ने की उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी और उसने अपनी बाहों के सहारे उठने की कोशिश की। लक्ष्य आकाश से नीचे उतरी, बाहें फैलाए, सिर नीचे, पैर ऊपर, बाल उड़ रहे थे, कपड़े सरसरा रहे थे। जैसे ही अखिलेश उठने ही वाली थी, लक्ष्य की मानसिक शक्ति ने हरकत दिखाई। मानसिक आघात! हालांकि अखिलेश और लक्ष्य दोनों ही डार्क गोल्ड स्तर के मानसिक शक्ति वाले थे, लेकिन लक्ष्य आमतौर पर मानसिक आघात जैसी परस्पर विनाशकारी विधि का उपयोग नहीं करती थी। हालांकि अखिलेश पहले से ही घावों से भरा हुआ था और उसकी हालत पहले से भी बदतर थी, इसलिए मानसिक आघात के लिए यह बिल्कुल सही समय था। जैसे ही मानसिक आघात का प्रकोप हुआ, उसका सिर दर्द करने लगा, लेकिन यह असहनीय था। वास्तव में अखिलेश की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर थी। मानसिक आघात से व्याकुल अखिलेश के उन हाथों की ताकत तुरंत खत्म हो गई, जिन्होंने अभी अभी उसे सहारा दिया था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चीखना चाहता था। डार्क गोल्ड स्तर के मानसिक शक्ति संपन्न होने के नाते अखिलेश मानसिक आघात में भी माहिर था। वो हमेशा दूसरों पर हमला करने के लिए मानसिक आघात का उपयोग करता था और आज उसने पहली बार किसी दूसरे के मानसिक आघात का शिकार होने का अनुभव किया। अखिलेश को दोबारा गिरते देख लक्ष्य हवा में ही उसका पीछा करते हुए अपने शरीर को हवा में ही घुमाकर पैरों को नीचे और सिर को ऊपर की ओर करके अखिलेश के सिर पर जोरदार लात मारी। जब तक तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, अखिलेश। यही रुक जाओ। धमाका! लक्ष्य की लात से अखिलेश का पूरा सिर पेड़ के नीचे जमीन में धंस गया और उसका शरीर बेजान हो गया। उफ! कितना परेशानी वाला आदमी है। लक्ष्य ने गहरी सांस ली। इतनी भीषण लड़ाई के बावजूद उसे ज्यादा थकान महसूस नहीं हुई और वो तेजी से ठीक हो रहा था। उसके भीतर की प्रकाश शक्ति उसकी सेहत को तेजी से सुधार रही थी। पीछे मुड़कर उसकी निगाहें चारों ओर घूम गई।
आसपास के सभी मार्शल आर्टिस्टों की निगाहें लक्ष्य की निगाहों से मिली और वे सब डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने अखिलेश की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जो जमीन पर पड़ा था, जिसका भाग्य अनिश्चित था। लक्ष्य ने हाथ उठाया और पिघली हुई धातु एक लंबी तलवार में परिवर्तित हो गई, जो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। लक्ष्य को अखिलेश को मारने ही वाला देखकर पास ही मौजूद एक मार्शल आर्टिस्ट ने चिल्लाकर कहा, तुम ओवरलॉर्ड को नहीं मार सकते। वो वायु का युवा स्वामी है। जो भी उसे मारेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं या तो सब कुछ खा लेती हूं या कुछ भी नहीं खाती। मुझे आधा खाकर आधा छोड़ने की आदत कभी नहीं है। लक्ष्य ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी तलवार नीचे की ओर चला दी। क्लैंग! अखिलेश की गायब हुई तारा कलाकृति एक लंबा भाला फिर से प्रकट हुआ और लक्ष्य की तलवार को रोकते हुए लक्ष्य के पैरों के नीचे से निकल गया। मुझे पता था कि तुम मरे नहीं हो। ये नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें मौका दूंगा? लक्ष्य ने ताना मारते हुए अपनी लंबी तलवार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। भले ही अखिलेश मरा न हो, लेकिन अब उसकी हालत सुधरने की नहीं थी। उसी क्षण आकाश से एक और गरज सुनाई दी और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश में अखिलेश उठ बैठा। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। जब लक्ष्य ने उस पर पैर पटका था तो उसके कंधे कांप रहे थे और उसका कवच थोड़ा ऊपर उठ गया था, जिससे लक्ष्य की लात को मुश्किल से रोका जा सका था। लेकिन उसका चेहरा पहचान से परे था। उसका चेहरा लकड़ी के टुकड़ों से हुए घावों से भरा था। एक आंख लगभग अंधी थी, नाक की हड्डी कुचली हुई थी और कई दांत गायब थे। उसका चेहरा खून से लथपथ था और बारिश ने उसके बालों को चिपका दिया था, जिससे वो बेहद दयनीय दिख रहा था। लेकिन अखिलेश अभी भी बोल सकता था और उसके अंग हिलडुल सकते थे। उसने लक्ष्य पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, लक्ष्य, अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। तुमने पहले मेरी शादी बर्बाद की, फिर मेरे साथियों को मार डाला और अब तुमने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है। और क्या चाहिए? क्या तुम्हें मुझे खत्म करना ही है? ये मत भूलो कि तुम भी प्रचंड वायु अखाड़ा के सदस्य हो। आइस सिटी में शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी राजधानी मुख्यालय द्वारा संचालित है। प्रशांत धवन भी प्रचंड वायु अखाड़ा के एक वरिष्ठ है। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो तो क्या तुम प्रचंड वायु अखाड़ा छोड़ने की योजना बना रहे हो? लक्ष्य ने अखिलेश की ओर देखते हुए कहा, अखिलेश, मुझे लगता है कि तुमने अभी तक एक बात नहीं समझी है। तुम्हारी शादी महज एकतरफा नाटक थी। तुमने ही मिंग्युए को कैद किया था। मैं बदला कैसे न लूं? और जहां तक तुम्हारे तथाकथित साथियों की हत्या की बात है, क्या तुमने कभी उन्हें साथी माना था? ये कहते हुए लक्ष्य ने अचानक अपना सिर घुमाकर अपने पीछे कांपते हुए मार्शल आर्टिस्टों के समूह की ओर देखा। बताओ, तुम में से कौन अखिलेश का साथी कहलाने के योग्य है? ये मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे को देखने लगे। एक पल के लिए झिझके, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अखिलेश के कभी कोई साथी थे ही नहीं। उसे तो सिर्फ अपनी ही परवाह थी। मार्शल आर्टिस्ट के पास मौजूद एकमात्र साथी वो कुत्ते थे जिन्हें वो पालता था। देखा, तुम्हारा कोई साथी नहीं है। तुमने जिस कैपिटल शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी का जिक्र किया, हां, मैं प्रचंड वायु अखाड़ा का सदस्य हूं। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं एक इंसान हूं। मेरे अपने सुख दुख हैं और मेरे अपने चुनाव के सिद्धांत हैं। अखिलेश, तुम्हारे कार्यों ने मेरी सहनशीलता की सीमा पार कर दी है, इसलिए मुझे तुमसे निपटना होगा। प्रचंड वायु अखाड़ा बाद में मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। लक्ष्य के दृढ़ शब्दों को सुनकर अखिलेश का दिल पल भर में ठंडा पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई अपनी प्रतिष्ठा को नजरअंदाज करेगा, खासकर प्रचंड वायु अखाड़ा का कोई मार्शल आर्टिस्ट। क्या उन्हें प्रथम मार्शल आर्ट्स हॉल में अपनी प्रतिष्ठा की भी परवाह नहीं थी? अखिलेश को कुछ संदेह था, लेकिन लक्ष्य को अपनी लंबी तलवार के साथ पास आते देख अखिलेश
जिसकी लड़ने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, आखिरकार टूट गया। लक्ष्य, मुझे मजबूर मत करो। अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। हे, क्या अभी तुम में वो क्षमता है? लक्ष्य ने उपहास उड़ाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। वो अखिलेश को और कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसी क्षण अखिलेश के तारा कृत्रिम कवच से अचानक एक हल्की तारा शक्ति निकली, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बन गया और लक्ष्य के तलवार के वार को रोक दिया। तुम असल में कवच के अंदर छिपी तारा शक्ति को बाहर निकाल रहे हो। इससे तारा कलाकृति नष्ट हो जाएगी। लक्ष्य ने आंखें घुमाई। ये लड़का सचमुच एक बिगड़ैल बेटा था। तारा कलाकृति को तारा कलाकृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें उसे बनाने वाले व्यक्ति की तारा शक्ति समाहित होती है। हथियारों और कवच में मौजूद तथाकथित स्टार पावर तब बनती है जब स्टार दायरे से ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट अपनी ची ऊर्जा का उपयोग करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और उसे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों के साथ मिलाकर एक स्टार कलाकृति का निर्माण करते हैं। यदि स्टार पावर मौजूद है तो हथियार एक स्टार कलाकृति है। स्टार पावर के बिना यह केवल एक उन्नत हथियार है। सामग्री पे मैं तो मरने ही वाला हूं। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यह कोई तारा कृत्रिम वस्तु है या नहीं। लक्ष्य, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या सच में? तुम्हारा कवच एक घटिया किस्म का तारा कृत्रिम हथियार है। तारा शक्ति का प्रयोग करने पर भी यह ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट ही टिकेगा। फिर तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? लक्ष्य को कोई चिंता नहीं थी। उसका प्रतिद्वंदी फंसे हुए जानवर की तरह लड़ रहा था। अंततः वो पकड़ा ही जाएगा। इसके बाद अखिलेश ने तारा कलाकृति को उठा लिया। उसने फिर से अपने हाथ में एक लंबा भाला उठाया और उस भाले की पूंछ को अपने पहने हुए अंतरिक्ष वलय के सर्पदांत वाले हिस्से से रगड़ा। लक्ष्य, मैं शुरू में इस चाल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक और स्टार आर्टिफैक्ट यूं ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन चूंकि तुम इतने आक्रामक हो, मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई चारा नहीं है, भले ही इसका मतलब एक स्टार आर्टिफैक्ट खोना ही क्यों न हो। लक्ष्य स्तब्ध रह गया। अखिलेश की तारा कलाकृति की पूंछ एक बार लंबे भाले से लक्ष्य घायल हो गया था और उस पर उसका खून अभी भी दिखाई दे रहा था। वो लक्ष्य के खून को उस सांप के दांत पर क्यों पोंछ रहा था? खून लगाने के बाद अखिलेश ने व्यंग्य करते हुए कहा, समझ नहीं रहे हो क्या? मैं दया करके तुम्हें मरने दे सकता हूं, ये जानते हुए कि क्यों। मेरी ये अंगूठी प्राचीन देवता के खंडहरों से आई है और इस पर बने सर्पदांत का एक और नाम है, तारा प्रहार। उस नाम को सुनते ही लक्ष्य तुरंत कांप उठा। स्टार स्ट्राइक। लक्ष्य को अपने पिछले जन्म में इस बात का पता था। यह पृथ्वी की कोई चीज नहीं थी, बल्कि ऐसी चीज थी जिसे किसी अलौकिक सभ्यता के तारामंडल के स्वामी बना सकते थे। स्टार स्ट्राइक को एक असफल उत्पाद माना जा सकता है। इसमें स्टार पावर डाली गई थी और यह व्यक्ति के ताजा खून का इस्तेमाल करके उसकी मानसिक ऊर्जा के चेतना सागर से जुड़ जाता था। जिसका भी खून सबसे पहले स्टार स्ट्राइक पर पड़ता, वो उससे जुड़ जाता था। कहा जाता था कि इसकी हमले की सीमा किसी ग्रह के छोटे से हिस्से तक ही सीमित थी। स्टार पावर के बिना स्टार स्ट्राइक के हमले को रोकना नामुमकिन था। यह वस्तु स्टार दायरे से ऊपर वालों के खिलाफ बेकार थी, लेकिन स्टार दायरे से नीचे वालों के खिलाफ इसका असर निश्चित था। इससे बचना असंभव था जब तक कि आपके पास प्रतिरोध करने में सक्षम कोई स्टार आर्टिफैक्ट न हो, और यहां तक कि एक निम्न श्रेणी का स्टार आर्टिफैक्ट भी पर्याप्त नहीं होगा। इस आइटम को असफल कहने का कारण यह था कि स्टार रील्म द्वारा अवरुद्ध किए जाने के अलावा मार्शल आर्टिस्ट या एडवांस स्टार आर्टिफैक्ट्स एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु थी। एक बार इस्तेमाल होने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता था या इसे वापस लेना बेकार था। इसलिए इसे धीरे धीरे चलन से बाहर कर दिया गया। नो स्टार रियल मार्शल आर्टिस्ट एक स्टार स्ट्राइक बनाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे।
सिर्फ इसलिए कि वे एक युद्ध देवता को मार सकें, जिसे वे अपने हाथ के एक इशारे से ही समाप्त कर सकते हैं। संक्षारक पत्तियों के भीतर अपनी सफलता के बाद लक्ष्य ने वास्तव में तेजी से प्रगति की थी और वो तीसरे स्तर के युद्ध देवता की अंतिम अवस्था तक पहुंच गया था। लेकिन स्टार स्ट्राइक का सामना करते हुए उसके पास लगभग कोई रक्षात्मक क्षमता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसकी ताकत कम थी, बल्कि स्टार पावर की कमी के कारण वो स्टार पावर का मुकाबला ही नहीं कर सकता था। अगर वो इंस्टेंट मूवमेंट का इस्तेमाल करके इस जगह से निकल भी जाता, तो भी स्टार पावर ने उसके खून पर पहले ही कब्जा कर लिया था। जब तक वो तुरंत किसी दूसरी दुनिया में न चला जाए, तब तक बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी बात समाप्त करते ही अखिलेश ने तुरंत स्टार स्ट्राइक को सक्रिय कर दिया, जिससे लक्ष्य को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। लक्ष्य, अलविदा। लक्ष्य ने तुरंत सारी तैयारियां कर ली। सबसे पहले उसने इंस्टेंट मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों मीटर पीछे छलांग लगाई। फिर उसकी मानसिक ऊर्जा ढाल सक्रिय हो गई। धातु ऊर्जा, बिजली की रोशनी और चमक एक साथ उसके हाथों में उमड़ पड़ी और एक ऊर्जा गोले में तब्दील हो गई। गुरुत्वाकर्षण ने उसके सामने के अंतरिक्ष को घेर लिया और अंधेरा तारा घूमने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करने का इरादा किया। हालांकि वो जानता था कि ये प्रयास कुछ हद तक व्यर्थ है, फिर भी लक्ष्य हार मानने वालों में से नहीं था। उसे एक मौका पाने के लिए संघर्ष करना ही था। अखिलेश ने स्टार स्ट्राइक को सक्रिय कर दिया था और अंगूठी पर तारों की रोशनी की एक किरण चमकी। वो जोर से हंसा। ये बेकार है, बस मौत से पहले की एक जद्दोजहद है। मर जाओ। स्टार स्ट्राइक लॉन्च हो चुका था। ये स्वयं स्नेक फैंग था। बहती हुई रोशनी की एक लकीर निकली और चूंकि वो घेरा लक्ष्य की ओर लक्षित था, इसलिए स्टार स्ट्राइक उसकी ओर उड़ गया। असीम तारा शक्ति उसकी ओर अग्रसर हुई। तारा प्रहार, यद्यपि एक छोटी सुई के समान था, उसमें उल्कापिंड जैसी आभा थी। उल्कापिंड की पूंछ की तरह उसके पीछे चांदी की चमक की एक लंबी लकीर बन गई, जिसकी शक्ति से हृदय थरथरा उठे। हाँ, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म। अखिलेश ने स्टार स्ट्राइक को लक्ष्य की ओर जोरदार गर्जना करते हुए देखा। उनके विचार में लक्ष्य द्वारा वर्तमान में अपनाए जा रहे रक्षात्मक उपायों से स्टार स्ट्राइक को रोकने की कोई संभावना नहीं थी। ये बात न केवल अखिलेश बल्कि लक्ष्य भी मानता था। स्टार स्ट्राइक के बारे में उसकी समझ अखिलेश से भी कहीं अधिक थी। उसकी मामूली सुरक्षा तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। सभी लोग चांदी जैसी चमक को देख रहे थे। निसंदेह ये प्रहार अंतिम युद्ध का परिणाम तय करेगा। लेकिन सबकी निगाहों के सामने स्टार स्ट्राइक वास्तव में लक्ष्य के बगल से गुजर गई। उसके एक बाल को भी नहीं छू सकी। वो एक उल्कापिंड में बदल गई। अत्यंत तीव्र गति से जंगल को चीरती हुई गुजरी और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो गई। इस नतीजे ने सबको चौंका दिया। आखिर चल क्या रहा था? स्टार स्ट्राइक ने लक्ष्य को क्यों नहीं निशाना बनाया? यहां तक कि लक्ष्य स्वयं भी इस परिणाम को समझ नहीं पाया। हालांकि वो इस बात से प्रसन्न था कि स्टार स्ट्राइक ने उस पर हमला नहीं किया, लेकिन वो जानता था कि उसका खून निश्चित रूप से स्टार स्ट्राइक पर लगा था और सामान्यतः विफलता असंभव थी। अखिलेश भी अचंभित होकर स्टार स्ट्राइक को गायब होते हुए देखता रहा और फिर दहाड़ा, ये क्या हो रहा है? स्टार स्ट्राइक स्पष्ट रूप से सफलतापूर्वक दागी गई थी। पिताजी ने मुझे बताया था कि सफल स्टार स्ट्राइक दागने पर वो बिल्कुल आकाश में उल्कापिंड की तरह दिखती है। लेकिन इसने लक्ष्य पर हमला क्यों नहीं किया? आसपास मौजूद मार्शल आर्टिस्टों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई भी उसे जवाब नहीं दे सका। इससे पहले किसी के खून से स्टार स्ट्राइक जरूर रंगा होगा। स्टार स्ट्राइक सिर्फ उसी पहले व्यक्ति पर लॉक होता है जिसका खून इस पर लगता है। लक्ष्य पहला व्यक्ति नहीं था, लेकिन मैंने कभी किसी को इस अंगूठी को छूने नहीं दिया। दूसरों को तो मेरे हाथ को छूने का भी मौका नहीं मिलता। ये कौन है? कौन है वो?
लक्ष्य ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे स्टार स्ट्राइक में क्या गड़बड़ हुई, कौन जाने। अब तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं। ये कवच तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाएगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर मैं जाना चाहूं तो कोई मुझे नहीं मार सकता। मेरे पिता अभी फल के पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो यही हैं। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। अखिलेश ने आत्मविनाश तारा कलाकृति द्वारा प्रदान की गई अस्थायी सुरक्षा का सहारा लेते हुए चीख मारी। उसने अपना लंबा भाला फिर से निकाला और अचानक उसे जमीन पर पड़े पेड़ के तने में जोर से घुसा दिया। तारामय कलाकृति के साथ साथ सच्ची सौर अग्नि की धाराएं फूट पड़ी। लंबा भाला, अजय। लंबे भाले ने पेड़ के तने को चीर दिया और धधकती आग ने विनाशकारी रूप से जलाते हुए तुरंत तने में एक छेद कर दिया और अखिलेश का शरीर नीचे गिर गया। धिक्कार है, ये आदमी तारा कलाकृति और ट्रू सोलर फायर की शक्ति का उपयोग करके वृक्ष संरचना को तोड़ते हुए सीधे नीचे की ओर जा रहा है। वो जल्द ही ट्री हार्ट लेक पहुंच जाएगा। जैसे ही वो ट्री हार्ट लेक पहुंचेगा, वो प्लेटफॉर्म के करीब होगा। मैं उसे भागने नहीं दे सकता। अखिलेश ने बेपरवाही से अपने सामने ज्वालाएं छोड़ी। इस अत्यंत शक्तिशाली प्रचंड अग्नि ने आसानी से पेड़ के तने के अंदरूनी हिस्से को प्रज्वलित कर दिया। लंबे भाले ने अखिलेश के लिए रास्ता बना दिया। अखिलेश चालाक था और घुमावदार रास्ते से आगे बढ़ा, जिससे लक्ष्य को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। लक्ष्य को एक पल के लिए भी हमला करने का मौका नहीं मिला और वो उसके ठीक पीछे पीछे चल पड़ा। 10 मिनट से भी कम समय में वो कैनोपी से निकलकर ट्री हार्ट लेक के पास पहुंच गया। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।